राधे राधे दोस्तों, नमस्कार। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी की प्रस्तुत कहानी माँ। अब मुझे संतोष हो गया करुणा, इस बच्चे की ओर से मुझे कोई शंका नहीं है। मैं उसे इससे अधिक कुशल हाथों में नहीं छोड़ सकता। मुझे विश्वास है कि जीवन भर यह ऊंचा और पवित्र आदर्श सदैव तुम्हारे सामने रहेगा। अब मैं मरने को तैयार हूँ। 7 वर्ष बीत गए। बालक प्रकाश अब 10 साल का रूपवान, बलिष्ठ, प्रसन्नमुख कुमार था। बल का तेज, साहसी और मनस्वी, भय तो उसे छू भी नहीं सकता था। करुणा का संतप्त हृदय उसे देखकर शीतल हो जाता। संसार करुणा को अभागिनी और दीन समझे। वह कभी भाग्य का रोना नहीं रोती। उसने उन आभूषणों को बेच डाला जो पति के जीवन में उसे प्राणों से प्रिय थे, और उस धन से कुछ गाय और भैंसे मोल ले ली। वह कृषक की बेटी थी और गोपालन उसके लिए कोई नया व्यवसाय न था। इसी को उसने अपनी आजीविका का साधन बनाया। विशुद्ध दूध कहाँ मैसर होता है, सब दूध हाथों बिक जाता। करुणा को पहर रात से पहर रात तक काम में लगा रहना पड़ता, पर वह प्रसन्न थी। उसके मुख पर निराशा या दीनता की छाया नहीं, संकल्प और साहस का तेज है। उसके एक एक अंग से आत्म गौरव की ज्योति से निकल रही है। आंखों में एक दिव्य प्रकाश है, गंभीर, अथाह और असीम। सारी वेदनाएं, वैधव्य का शोक और विधि का निर्मम प्रहार उस सब प्रकाश की गहराई में विलीन हो गया। प्रकाश पर वह जान देती है। उसका आनंद, उसकी अभिलाषा, उसका संसार, उसका स्वर्ग सब प्रकाश पर न्यौछावर है। पर यह मलाल नहीं कि प्रकाश कोई शरारत करे और करुणा आंखें बंद कर ले। नहीं, वह उसकी चरित्र की बड़ी कठोरता से देखभाल करती है। वह प्रकाश की माँ नहीं, माँ बाप दोनों है। उसके पुत्र स्नेह में माता की ममता के साथ पिता की कठोरता भी मिली हुई है। पति के अंतिम शब्द अभी तक उसके कानों में गूंज रहे हैं। वह आत्मोल्लास से उसके चेहरे पर झलकने लगा था। वह गर्व में लाली जो उनकी आंखों में छा गई थी, अभी तक उसकी आंखों से फिरी नहीं। निरंतर पति चिंतन ने आदित्य को उसकी आंखों में प्रत्यक्ष कर दिया है। वह सदैव उनकी उपस्थिति का अनुभव किया करती है। उसे ऐसा लगता है कि आदित्य की आत्मा सदैव उसकी रक्षा करती रहती है। उसकी यही हार्दिक अभिलाषा, उसका प्रकाश जवान होकर पिता का पथगामी हो। संध्या हो गई थी। एक भिखारनी द्वार पर आकर भीख मांगने लगी। करुणा उस समय गौओं को पानी दे रही थी। प्रकाश बाहर खेल रहा था। बालक ही तो ठहरा, शरारत सूझी। घर में गया और कटोरे में थोड़ा सा भूसा लेकर बाहर निकला। भिखारनी ने अपनी झोली फैला दी। प्रकाश ने भूसा उसकी झोली में डाल दिया और जोर जोर से तालियां बजाता हुआ भागा। भिखारी ने अग्निमय नेत्रों से देखकर कहा, वाह रे लाडले, मुझसे हंसी करके चला गया। यही माँ बाप ने सिखाया है, तब तो खूब कुल का नाम जगाओगे। करुणा उसकी बोली सुनकर बाहर निकल आई और पूछा, क्या है माता, किसे कह रही हो? भिखारिनी ने प्रकाश की तरफ इशारा करके कहा, वह तुम्हारा लड़का है ना? देखो, कटोरे में भूसा भरकर मेरी झोली में डाल गया है। चुटकी भर आटा था, वह भी मिट्टी में मिल गया। कोई इस तरह दुखियों को सताता है। सबके दिन एक से नहीं रहते। आदमी को घमंड नहीं करना चाहिए। करुणा ने कठोर स्वर में पुकारा, प्रकाश। प्रकाश लज्जित न हुआ, अभिमान से सिर उठाए हुए आया और बोला, वह हमारे घर भीख क्यों मांगने आई? कुछ काम क्यों नहीं करती? करुणा ने उसे समझाने की चेष्टा करके कहा, शर्म नहीं आती? उल्टे और आंखें दिखाते हो। प्रकाश, शर्म क्यों आए माँ, या क्यों रोज भीख मांगने आती हैं? हमारे यहाँ क्या कोई चीज मुफ्त आती है? करुणा, तुम्हें कुछ न देना था तो सीधे कह देते, जाओ। तुमने यह शरारत क्यों की? प्रकाश, उनकी आदत कैसी छूटती? करुणा ने बिगड़ कर कहा, तुम अब पिटोगे मेरे हाथों। प्रकाश, पिटूंगा क्यों? आप जबरदस्ती पीटेंगी। दूसरे मुल्कों में अगर कोई भीख मांगे तो कैद कर लिया जाता है, यह नहीं कि उल्टे भिखमंगों को शह दी जाए। करुणा, जो अपंग है वह कैसे काम करे? प्रकाश, तो जाकर डूब मरे, जिंदा क्यों रहती है? करुणा निरुत्तर हो गई। बुढ़िया को तो उसने आटा दाल देकर विदा किया, किंतु प्रकाश का कुतर्क उसके हृदय में फोड़े के समान टीस रहा था। उसने यह धृष्टता, यह अभिनय कहाँ सीखी? रात को भी उसे बार बार यही ख्याल सता रहा था। आधी रात के समीप एकाएक प्रकाश की नींद टूटी। लालटेन जल रही और करुणा बैठी रो रही है। उठ बैठा और बोला, अम्मा, अभी तुम सोई नहीं? करुणा ने मुंह फेर कर कहा, नींद नहीं आई, तुम कैसे जग गए? प्यास तो नहीं लगी है? प्रकाश, नहीं अम्मा, न जाने क्यों आँख खुल गई। मुझसे आज बहुत बड़ा अपराध हुआ अम्मा। करुणा ने उसकी मुख की ओर स्नेह के नेत्रों से देखा। प्रकाश, मैंने आज बुढ़िया के साथ बहुत बड़ी नटखट की, मुझे क्षमा करो, फिर ऐसी शरारत नहीं करूंगा। यह कहकर वह रोने लगा। करुणा ने स्नेह हार धोकर उसे गले से लगा लिया और उसके कपोलों का चुंबन करके बोली, बेटा, मुझे खुश करने के लिए यह कह रहे हो या तुम्हारे मन में सचमुच पछतावा हो रहा है?
प्रकाश ने सिसकते हुए कहा, नहीं अम्मा, मुझे दिल से अफसोस हो रहा है। अब की बार बुढ़िया आएगी तो मैं उसे बहुत से पैसे दूंगा। करुणा का हृदय मतवाला हो गया। ऐसा जान पड़ा आदित्य सामने खड़े बच्चे को आशीर्वाद दे रहे हैं और कह रहे हैं, करुणा क्षोभ मत कर, प्रकाश अपने पिता का नाम रोशन करेगा, तेरी संपूर्ण कामनाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन प्रकाश के कर्म और वचन में मेल न था और दिनों के साथ उसके चरित्र का अंग प्रत्यक्ष हो जाता था। जहीं ठाई विश्वविद्यालय से उसे वजीफे मिलते थे। करुणा भी उसकी यथेष्ट सहायता करती थी, फिर भी उसका खर्च पूरा ना पड़ता था। वह मितव्ययता और सरल जीवन पर विद्वता से भरे हुए व्याख्यान दे सकता था, पर उसका रहन सहन फैशन के अंधभक्तों से जौ भर घट करना था। प्रदर्शन की धुन उसे हमेशा सवार रहती थी। उसके मन और बुद्धि में निरंतर द्वंद्व होता रहता था। मन जाति की ओर था, बुद्धि अपनी ओर। बुद्धि मन को दबाए रहती थी। उसके सामने मन की एक न चलती थी। जाति सेवा ऊसर की खेती है। वह बड़े से बड़ा उपहार जो मिल सकता है वह है गौरव और यश, पर वह भी स्थायी नहीं। इतना अस्थिर करके क्षण में जीवन भर की कमाई पर पानी फिर सकता है। अतएव उसका अंतःकरण अनिवार्य वेग के साथ विलासमय जीवन की ओर झुकता था। यहाँ तक कि धीरे धीरे उसे त्याग और निग्रह से घृणा होने लगी। वह दुर्वस्था और दरिद्रता को हेय समझता था। उसके हृदय न था, भाव न थे, केवल मस्तिष्क था। मस्तिष्क में दर्द कहाँ, वहाँ तो तर्क है, मंसूबे हैं। सिंध में बाढ़ आई, हजारों आदमी तबाह हो गए। विद्यालय ने वहाँ एक सेवा समिति भेजी। प्रकाश के मन में द्वंद्व होने लगा, जाऊं या ना जाऊं। इतने दिनों अगर वह परीक्षा की तैयारी करे तो अवश्य ही प्रथम श्रेणी में पास हो। चलते समय उसने बीमारी का बहाना कर दिया। करुणा ने लिखा, तुम सिंध न गए, इसका मुझे दुख है। तुम बीमार रहते हुए भी वहाँ जा सकते थे। समिति में चिकित्सक भी तो थे। प्रकाश ने पत्र का उत्तर न दिया। उड़ीसा में अकाल पड़ा। प्रजा मक्खियों की तरह मरने लगी। कांग्रेस ने पीड़ितों के लिए एक मिशन तैयार किया। उन्हीं दिनों विद्यालयों ने इतिहास के छात्रों को ऐतिहासिक खोज के लिए लंका भेजने का निश्चय किया। करुणा ने प्रकाश को लिखा, तुम उड़ीसा जाओ, किंतु प्रकाश लंका जाने को लालायित था। वह कई दिन से इसी दुविधा में रहा। अंत को सीलोन ने उड़ीसा पर विजय पाई। करुणा ने अब की उसे कुछ न लिखा, चुपचाप रोती रही। सीलोन से लौटकर प्रकाश छुट्टियों में घर गया। करुणा उसे खिंची खिंची रही। प्रकाश मन में लज्जित हुआ और संकल्प किया कि अब की कोई अवसर आया तो अम्मा को अवश्य प्रसन्न करूंगा। यह निश्चय करके वह विद्यालय लौटा। लेकिन यहाँ आते ही फिर परीक्षा की फिक्र सवार हो गई। यहाँ तक कि परीक्षा के दिन आ गए, मगर इम्तिहान से फुर्सत पाकर भी प्रकाश घर न गया। विद्यालय के एक अध्यापक कश्मीर सैर करने जा रहे थे। प्रकाश उन्हीं के साथ कश्मीर चला गया। जब परीक्षा फल निकला और प्रकाश प्रथम आया, तब उसे घर की याद आई। उसने तुरंत करुणा को पत्र लिखा और अपने आने की सूचना दी। माता को प्रसन्न करने के लिए उसने 2-4 शब्द जाति सेवा के विषय में भी लिखे। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करने को तैयार हूँ माँ। मैंने शिक्षा संबंधी कार्य करने का निश्चय किया है। इसी विचार से मैंने वह विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है। हमारे नेता ने भी तो विद्यालयों के आचार्यों को ही सम्मान करते हैं। अभी तक इन उपाधियों के मोह से वे मुक्त नहीं हुए हैं। हमारे नेता भी योग्यता, सदुष्ता, लगन उसका सम्मान नहीं करते। हमारे नेता भी योग्यता, सदुत्साह, लगन का उतना सम्मान नहीं करते जितना उपाधियों का, और मेरी इज्जत करेंगे और जिम्मेदारी का काम सौंपेंगे। जो पहले मांगे भी न मिलता था, अब वह सब मिलेगा। करुणा की आस फिर बंधी। विद्यालय खुलते ही प्रकाश के नाम रजिस्ट्रार का पत्र पहुंचा। उन्होंने प्रकाश को इंग्लैंड जाकर विद्याभ्यास करने के लिए सरकारी वजीफे की मंजूरी की सूचना दी थी। प्रकाश पत्र हाथ में लिए हर्ष के उन्माद में जाकर माँ से बोला, अम्मा, मुझे इंग्लैंड जाकर पढ़ने के लिए सरकारी वजीफा मिल गया। करुणा ने उदासीन भाव से पूछा, तो तुम्हारा क्या इरादा है? प्रकाश, मेरा इरादा? ऐसा अवसर पाकर भला कौन छोड़ता है? करुणा, तुम तो स्वयं सेवकों में भर्ती होने जा रहे थे। प्रकाश, तो आप समझती हैं स्वयं सेवक बन जाना ही जाति सेवा है? मैं इंग्लैंड में जाकर भी तो सेवा कर सकता हूँ। और अम्मा, सच पूछो तो एक मजिस्ट्रेट अपने देश का जितना उपकार कर सकता है उतना 1000 स्वयं सेवक मिलकर भी नहीं कर सकते। मैं तो सिविल सर्विस की परीक्षा में बैठूंगा और मुझे विश्वास है कि सफल हो जाऊंगा। करुणा ने चकित होकर पूछा, तो क्या तुम मजिस्ट्रेट हो जाओगे? प्रकाश, सेवा भाव रखने वाला एक मजिस्ट्रेट कांग्रेस के 1000 सभापतियों से ज्यादा उपकार कर सकता है। अखबारों में उसकी लंबी लंबी तारीफें न छपेंगी, उसकी वक्तव्यों पर तालियां न बजेंगी, जनता उसके जुलूस की गाड़ी न खींचेगी और ना विद्यालयों में छात्र उसको अभिनंदन पत्र देंगे। पर सच्ची सेवा मजिस्ट्रेट ही कर सकता है।
करुणा ने आपत्ति के भाव से कहा, लेकिन यही मजिस्ट्रेट तो जाति के सेवकों को सजाएं देते हैं, उन पर गोलियां चलाते हैं। प्रकाश, अगर मजिस्ट्रेट के हृदय में परोपकार का भाव है तो वह नरमी से वही काम करता है जो दूसरे गोलियां चलाकर भी नहीं कर सकते। करुणा, मैं नहीं मानूंगी। सरकार अपने नौकरों को इतनी स्वाधीनता नहीं देती, वह एक नीति बना देती है और हर एक सरकारी नौकर को उसका पालन करना पड़ता है। सरकार की पहली नीति यह है कि वह दिन दिन अधिक संगठित और दृढ़ हो। इसके लिए स्वाधीनता के भावों का दमन करना जरूरी है। अगर कोई मजिस्ट्रेट इन नीति के विरुद्ध काम करता है तो वह मजिस्ट्रेट न रहेगा। वह हिंदुस्तानी था जिसने तुम्हारे बाबूजी को जरा सी बात पर 3 साल की सजा दे दी। इसी सजा ने उनके प्राण लिए। बेटा, मेरी इतनी बात मानो, सरकारी पदों पर ना गिरो। मुझे यह मंजूर है कि तुम मोटा खाकर और मोटा पहनकर देश की कुछ सेवा करो, इसके बदले कि तुम हकीम बन जाओ और शान से जीवन बिताओ। यह समझ लो कि जिस दिन तुम हाकिम की कुर्सी पर बैठोगे उस दिन से तुम्हारा दिमाग हाकिमों का सा हो जाएगा। तुम यही चाहोगे कि अफसरों में तुम्हारी नेक नामी और तरक्की हो। एक गंवारू मिसाल लो। लड़की जब तक मायके में कुंवारी रहती है तब तक वह अपने को उसी घर की समझती है, लेकिन जिस दिन ससुराल चली जाती है वह अपने घर को दूसरों का घर समझने लगती है। माता पिता भाई बंधु सब वही रहते हैं, लेकिन वह घर अपना नहीं रहता। यही दुनिया का दस्तूर है। प्रकाश ने खींच कर कहा, तो क्या आप यही चाहती हैं कि मैं जिंदगी भर चारों तरफ ठोकरें खाता रहूं? करुणा कठोर नेत्रों से देखकर बोली, अगर ठोकर खाकर आत्मा स्वाधीन रह सकती है तो मैं कहूंगी ठोकर खाना सबसे ज्यादा अच्छा है। प्रकाश ने निश्चयात्मक भाव से पूछा, तो आपकी यही इच्छा है? करुणा ने उसी स्वर में उत्तर दिया, हाँ बेटा, मेरी यही इच्छा है। आज की कहानी का भाग बस यहीं तक। प्रस्तुत कहानी माँ का अगला भाग सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहें। अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दोस्तों, आज मैं उस चैनल को प्रमोट करना चाहती हूँ जिसने मुझे और मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दिया है। उन्होंने हमेशा अपने प्यारे प्यारे कमेंट से, अपनी लाइक से मुझे मोटिवेट किया है। मैं उस चैनल का नाम स्क्रीन पे दिख रहा है। स्पेशल थैंक्स के साथ राम जी की कथा 57 @सारिका सिंह 5240 चैनल। प्लीज आप सभी लोग इस चैनल को ढेर सारा प्यार दें, सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।